हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। ओके हमने बाकी के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर रखे हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर के। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कर सकते हो। ओके तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। राइट यहाँ देखो, ये सबसे पहले तो मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी में होता कहाँ है फीमेल की, वो मैंने आपको दिखाया है। बहुत बारी ना कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। ये आप देखो, मेल में तो कन्फ्यूज़न नहीं होता, बट फीमेल में हो जाता है। जब मैं भी आपके एज में थी तो मेरे को भी ये पता नहीं था ये सिस्टम हमारे बॉडी में है कहाँ। ओके तो सबसे पहली बात मैंने सोचा कि पहले मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दूँ। तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा स्टमक, एंड ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। एंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड नीचे की तरफ आप आओगे, ठीक है, ये पेल्विक रीजन है हमारा। ओके इसी डायग्राम को यहाँ पे दिखाया हुआ है। राइट दूसरी बात, ये जो फोटो है यहाँ पे चेहरा जो है फीमेल का इस तरीके से है, कुछ आप समझ रहे हो मेरी बात को। ओके तो इस तरीके से अगर कोई फीमेल खड़ी होती है तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा बैकबोन। ओके आप समझ रहे हो। ओके उसके बाद से यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ये रेक्टम वाला पार्ट है ना, आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। एंड अनडाइजेस्टेड फूड जो है यहीं से बाहर निकलता है। एंड ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यही हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके एंड ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो है आपके यूरिन के लिए है। ठीक है ये वाला जो पोर्शन है ये यूरिन के लिए है। यानी कि फीमेल के बॉडी में तो 3 होल्स होते हैं, आप कह सकते हो उस तरीके से। पहला तो जो होता है ये यूरिनेशन के लिए होता है, एंड जो दूसरा होता है ये बर्थ कैनाल आप कह सकते हो, है ना। उसके बाद से ये जो तीसरा होता है ये हमारा एनस का होता है, एनल कैनाल होता है। ओके बट मेल में क्या था बच्चे, मेल में 2 ही होल्स थे। ठीक है एक तो एनस वाला तो था ही, बट ये जो दोनों था ये दोनों कंबाइंड था। ठीक है पेनिस के थ्रू यहाँ पे ये रिलीज आउट होता था, यूरिन भी और हमारा सीमेन भी। ओके सो नाउ अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये जो हमारा पार्ट है यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो यहाँ पे मेल की तरह बहुत ज़्यादा पार्ट्स तो नहीं है, बट इसका काम फंक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आपको तो पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बर्थ देना होता है एक बेबी को। ओके तो इस वजह से इसके पार्ट्स एक बारी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेन पार्ट क्या हो जाएगा हमारा ओवरी, जो कि 2 होता है। ठीक है एक यहाँ पे है ओवरी एंड यहाँ पे एक और है। ओके अच्छा उसके बाद से ये जो स्ट्रक्चर है ना ये वाला बहुत लंबा होता है, ठीक है काफ़ी लंबा होता है, एंड इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। इसका एक और नई नेम है, ओविडक्ट भी इसको कहते हैं। ओके एंड नाउ ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ये यूटरस है। ओके ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये यूटरस है, इसको वॉम्ब भी कहा जाता है। ओके गर्भाशय हिंदी में कहते हैं, आप सुने होंगे कभी मम्मी पापा से। तो ये यूटरस है, बहुत सारी वुमेन जो होती है ना उनका यूटरस निकाल दिया जाता है। तो क्यों निकाला जाता है एंड निकालने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। ओके एंड नाउ ये सर्विक्स है, ठीक है ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये सर्विक्स होता है, एंड ये लास्ट वाला जो पोर्शन है ये विजाइना होता है। ओके सो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। यहाँ पे देखो मैंने सिस्टम को बना रखा है ताकि आप ये ना कहो कि मैम आपने तो फोटोग्राफ बनाया नहीं था, डायग्राम बनाया नहीं था, हमें कह रहे हो बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो आपको असुविधा ना हो इस वजह से मैंने ये डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे भी सेम पार्ट्स मैंने लिए हैं, ये ओवरी हो गया इस साइड भी और इस साइड भी। ये हमारा पूरा का पूरा पोर्शन यूटरस वाला हो गया। राइट ये हमारा विजाइना हो गया। यहाँ पे ये सर्विक्स वाला पोर्शन मैंने नहीं लिखा है नाम, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। एंड ये हो गया हमारा फेलोपियन ट्यूब दैट इज ओविडक्ट। ओके इस साइड भी एंड इस साइड भी। राइट हाँ बच्चे इसको, इस डायग्राम को अच्छे से बनाना सीख लेना, प्लस लेबल करना सीख लेना कौन सा पार्ट कहाँ पे है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं विद फंक्शन। तो फंक्शन तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। राइट तो अब हम लोग सेपरेटली सारे ही सारे ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ओके
तो जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स को कैटेगराइज किया था, उसी तरीके से हम लोग फीमेल में भी कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि मेन ऑर्गन कौन सा होता है, कॉपुलेटिंग ऑर्गन किसको कहते हैं, या फिर अदर एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो मेन ऑर्गन तो वही होगा ना जो कि एग को प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि मेल में मेन ऑर्गन उसको कहते थे जो कि मेल गैमेट दैट इज स्पर्म को प्रोड्यूस करता था, जो कि टेस्टिस था, राइट। उसी तरीके से फीमेल का मेन ऑर्गन कौन होता है, ओवरी होता है, राइट। और ये ओवरीज दो दो होते हैं। कहाँ पे है, देखो ये हमारा एक ओवरी हो गया एंड ये हमारा दूसरा ओवरी हो गया, ओके। उसी तरीके से कॉपुलेटिंग ऑर्गन फीमेल का क्या होता है, विजाइना होता है, राइट। देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोर्शन विजाइना है ना। उसी तरीके से मेल में कॉपुलेटिंग ऑर्गन कौन सा होता है, पेनिस होता है, राइट। अच्छा, अदर एसोसिएटेड ऑर्गन्स में कौन कौन से आ जाएंगे, तो यूटरस आ जाएगा जिसको कि वॉर्म भी कहते हैं, सर्विक्स आ जाएगा जो कि विजाइना के थोड़ा सा ऊपर होता है, राइट। ये वाला जो पोर्शन है ये सर्विक्स कहलाता है। उसके बाद से फिलोपियन ट्यूब आ जाएगा जिसको कि ओविडक्ट कहते हैं, ये हमारा फिलोपियन ट्यूब है, ठीक है। अब इन सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस कौन कौन से हैं, बच्चे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मैंने आपको बताया था ना। हाँ, फंक्शंस दे दिए होते हैं एग्जाम्स में एंड कहा जाता है कि किसके फंक्शन है, आप डायग्राम बनाओ एंड उन ऑर्गन्स को वहाँ पे डिनोट करो, ओके। तो आपको ऑर्गन्स के फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो ओवरी के फंक्शन देख लेते हैं। इट एक्ट एज द मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन, आप तो जानते ही हो, डैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, ठीक है। ये मेन क्यों है, क्योंकि ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है जो कि एग होता है, राइट। एंड द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये सिर्फ फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस नहीं करता है, ये हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, मेल में भी तो ऐसे ही होता था ना, टेस्टिस से हार्मोन भी निकलता था, टेस्टोस्टेरोन, है ना। उसी तरीके से ओवरी से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला तो एस्ट्रोजन रिलीज होता है जो कि प्यूबर्टी के बाद हमेशा ही रिलीज होता है, एंड दूसरा प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, ओके। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि रिलीज होते हैं ओवरीज से, जिसके बारे में आपको आगे के क्लासेस में स्टडी करनी है, ओके। तो ये रहा हमारा ओवरी का फंक्शन। उसके बाद से आते हैं ओवरी के बाद फिलोपियन ट्यूब, राइट। देखो ओवरी के बाद से ये फिलोपियन ट्यूब हो गया हमारा। इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, याद रखना बहुत बड़े एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चे कि फिलोपियन ट्यूब में होता क्या है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होगा फर्टिलाइजेशन, स्पर्म कैसे आएगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे देखो एग तो यहाँ पे है, ओवरी के पास है एग, अभी एग कैसे पहुंचेगा फिलोपियन ट्यूब में, फिर स्पर्म कैसे आएगा, है ना। वो सारी की सारी प्रोसेस हम लोग आज आगे बात करेंगे, ओके। तो फिलहाल तो फिलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मीटिंग होता है एग का और स्पर्म का, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ओविडक्ट, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक अच्छा सा क्लियर डायग्राम लिया हुआ है, ये हो गया हमारा ओवरी जिसमें कि बहुत सारे एग्स होंगे, ठीक है ना। एंड दूसरा यहाँ पे देखो ये है आपका फिलोपियन ट्यूब, राइट। ये हमारा यूटरस से कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे जो एग्स होते हैं वो फीमेल के बर्थ से पहले ही बन गए होते हैं, है ना। अरेस्टेड कंडीशन में होते हैं। जब प्यूबर्टी आती है फीमेल में तो ये एक्टिव हो जाते हैं, है ना। हर महीने एक एक जो होता है वो मेच्योर होता है, राइट। हर मंथ में एक ओवरी से एक एग मेच्योर होता है एंड ऑल्टरनेट करके मेच्योर होते हैं। पहले इस मंथ जैसे कि मान लो, देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ आपको, लेट सपोज कि यहाँ पे एक ओवरी है एंड यहाँ पे दूसरा ओवरी है। तो क्या होता है ना कि इस मंथ में अगर इस ओवरी से एक एग मेच्योर हो रहा है तो अगले मंथ में इस वाले ओवरी से एक जो एग है वो मेच्योर होगा, ठीक है। ये हुई पहली बात। और दूसरी बात ये है कि फीमेल के, ये जो फीमेल है अभी तो मेच्योर हो चुकी है ना, प्यूबर्टी आ चुकी है, तभी तो एग्स जो है वो मेच्योर होकर रिलीज हो रहे हैं। तो जब ये फीमेल की जब बर्थ हुई थी ना, तो उससे पहले ही यहाँ पे जो एग्स थे वो बने हुए थे, बहुत ज़्यादा मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस संख्या में एग्स जो है वो बने हुए रहते हैं, बट अरेस्टेड कंडीशन में होते हैं, मेच्योर्ड नहीं होते हैं। जब प्यूबर्टी आती है तो एक एक करके एग्स जो है वो मेच्योर होते जाते हैं, ओके। इतनी बात क्लियर है, ओके।
नाउ मैंने यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब का एक जरा सा डायग्राम लिया हुआ है। यहाँ पे सीलिया होते हैं, सीलिया का क्या फंक्शन होता है ना, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ओके, इसी तरीके से पूरा का पूरा घास टाइप स्ट्रक्चर होता है ना सीलिया का। देखो यहाँ पे एग हमारा रिलीज हो चुका है फिलोपियन ट्यूब में, है ना। ये सीलिया जो है इसको ढकेलती है एक्चुअली एग को, जो है पूरा फिलोपियन ट्यूब बहुत लंबा होता है ना, तो यहाँ से एग निकलता है एंड इस तरीके से मूव करता है। तो मूव करते टाइम ये जो सीलिया होते हैं फिलोपियन ट्यूब के अंदर, वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एग को आगे ढकेलने में हेल्प करते हैं, राइट। अब देखो यूट्रस का क्या फंक्शन होता है, इसको तो वोम भी बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, राइट। जो फर्टिलाइजेशन के बाद से जो जाइगोट बनता है ना, वो इम्प्लांट कहाँ होता है, यहीं पे होता है, यूट्रस में ही होता है। एंड इम्प्लांटेशन के बाद से उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसी तरीके से विजाइना का क्या काम होता है, तो ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है, ये तो आपको पहले से पता है। एंड इसकी दूसरी खास बात क्या है, तो इट हेल्प्स इन डिलीवरी ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी, राइट। जो नया जो बेबी जो है वो डिलीवर होता है किधर से, तो विजाइना से ही डिलीवर होता है, राइट। ओके, अब द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी, बेबी जो है वो किस तरीके से डेवलप होती है, क्योंकि एग जो है वही फर्टिलाइज होकर के फाइनली न्यू बॉर्न बेबी में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एग से, ओके। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ फीमेल गैमेट, है ना। फीमेल गैमेट मेच्योर होती है, जिसको कि एग या ओवम भी कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक ओवरी से एक मंथ में एक ही एग मेच्योर होता है, राइट। ओके, यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है, इनसाइड द वन ऑफ द टू ओवरीज बाय ऑल्टरनेट मंथ। ओके, दूसरी बात, मेच्योरेशन कितने दिन तक चलता है बच्चे, 14 दिन तक, 14 डेज, राइट। एंड 14th डे जो है वो ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन का मतलब है कि एग जो है वो रिलीज हो जाता है। किधर से किधर रिलीज होगा, तो देखो यहाँ पे एग है, मेच्योर हो चुका है 14 दिन में, और 14वें दिन जो है वो रिलीज हो जाता है फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये 14th डे किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का होता है, आपको पता होगा, आपने 8th क्लास में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। नहीं सुना है तो टेंशन बिल्कुल मत लो, हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अच्छे से डिस्कशन आगे करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। ओके, ये याद रखना बच्चे, ओवुलेशन हमेशा 14th डे होता है, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का यानी कि 28 दिन के साइकिल का जो 14वां दिन होता है ना, 14th डे, उधर ही ओवुलेशन होता है, ओके। नाउ इसके बाद से क्या होगा, तो जब ओवुलेशन हो गया तो स्पर्म आएगा। स्पर्म कैसे आएगा वो तो हम लोग आगे बात करेंगे, बट स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब एग और स्पर्म की मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद से इम्प्लांटेशन हो जाएगा, है ना। जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाएगा, कहाँ पे होगा, तो यूट्रस के वॉल पे होगा। उसके बाद से क्या होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस होगा। एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, है ना। जाइगोट डिवाइड करेगा, है ना, क्योंकि जाइगोट तो सिंगल सेल होता है, तो डिवाइड करेगा तभी तो बहुत सारे सेल्स बनाएगा, ओके। तो एम्ब्रायोजेनेसिस में अप टू 3 मंथ्स जो एम्ब्रायो होता है ना, उसको बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है ना। यानी कि 3 मंथ का जो बेबी होता है उसको हम लोग एम्ब्रायो भी कह सकते हैं, प्रोसेस को एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद से 3 मंथ के बाद से जो बेबी होता है ना, वो फिटस बन जाता है, उसको फिटस बोलते हैं, ओके। तो फॉर्मेशन ऑफ फिटस आफ्टर 3 मंथ, राइट। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको समझाया है। ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग का और स्पर्म का, ओके। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद से जाइगोट बन गया, आपको पता ही है, ये सब बातें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। उसके बाद से एम्ब्रायोजेनेसिस हुआ, यानी कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद से 3 मंथ के बाद से फिटस बन गया। उसके बाद से 9 मंथ बाद न्यू बॉर्न बेबी जो है वो डिलीवर आउट हो जाएगा थ्रू विजाइना, ओके। चलो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब इसको लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखो, when the egg या ovum is not fertilized by sperm, तब क्या होगा, जब एग या ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो। क्योंकि आपको पता है जब भी कॉपुलेशन होगा तभी स्पर्म आएगा, है ना, एग के पास। और स्पर्म आएगा एग के पास तो कोई गारंटी थोड़ी ना है कि वो एग को फर्टिलाइज कर ही देगा, ओके। तो इस वजह से हो सकता है कि एग फर्टिलाइज ना हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, तो उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, चलो फिर जानते हैं। देखो
When the egg is not fertilized, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा, the uterine blood vessel get ruptured. जो यूटरस का ब्लड वेसल होता है वो रप्चर हो जाता है. मैं आपको यूटरस का ब्लड वेसल एक बारी दिखाती हूँ. ओके, जो ब्लड वेसल्स है ना वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक अमाउंट में यहाँ पे ब्लड वेसल जो है ना वो प्रिपेयर्ड होते हैं. क्यों प्रिपेयर्ड होते हैं? क्योंकि आपकी यूटरस को तो पता होता है कि भाई एग रिलीज होगा तो स्पर्म आएगा एंड स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज करेगा एंड यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, जाइगोट बनेगा, है ना. उसके बाद से इसका डेवलपमेंट कराना है तो यही ब्लड वेसल्स ही तो डेवलपमेंट कराते हैं ना, जाइगोट को न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं. तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो है वो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, जाइगोट को प्रोटेक्शन देने के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं. बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, इस एग का क्या होगा, जो एग आया हुआ है यहाँ पे इस एग का क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं इन ब्लड वेसल्स का क्या होगा. तो बच्चे यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है ना वो अब रप्चर होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, 14th डे तो इस एग का रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है, राइट. तो 14th डे से लेकर के एक सप्ताह और यानी कि 20 डे तक आप काउंट कर लो. 20 डे तक अगर स्पर्म नहीं मिला ना तो क्या होता है, इस ब्लड वेसल्स को पता चल जाता है ड्यू टू हार्मोन्स की वजह से कि अब तो स्पर्म नहीं आने वाला है. ओके, क्योंकि अब यहाँ पे ब्लड वेसल जो है वो रप्चर होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, एंड इसी ब्लड वेसल्स के साथ साथ ये जो एग है वो फ्लो आउट कर जाता है विजाइना से बाहर और इसी को हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग यानी कि मेंस्ट्रुएशन. अभी आपको समझ में आई सारी की सारी बातें. वही लिखा हुआ है कि द यूटराइन ब्लड वेसल गेट रप्चर्ड एंड फॉल डाउन, इट ब्लीड्स थ्रू विजाइना और विजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओवरऑल अ मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर 28 डेज. 28 दिनों का ये साइकिल होता है, पर कोई जरूरी नहीं है सब में 28 दिनों का, ये एक दो दिन ऊपर नीचे होता रहता है, आपकी बॉडी की हेल्थ पे वो डिपेंड करता है. बट ऑन एन एवरेज लोग बात करेंगे तो 28 दिन का ही साइकिल होता है. एग्जाम्स में आएगा तो आपको 28 डे ही लिखना है. ओके, नाउ एक वर्ड है मिनार्की एंड दूसरा वर्ड है मेनोपॉज. ये क्या होता है आपने एक क्लास में पढ़ा होगा हालांकि, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ. देखो, जब भी प्यूबर्टी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं मिनार्की. ओके, और आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश टाइप का जो स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे जब भी कोई फीमेल प्यूबर्टी में आती है यानी कि पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, मिनार्की होता है ना उसमें, तो वहाँ पे बहुत धूमधाम से पूजा वगैरह की जाती है. ओके, एंड बहुत जगह बिहार टाइप के स्टेट में, यूपी में तो इसको बहुत बुरा माना जाता है. लोग बताना भी नहीं चाहते है ना, बात भी नहीं करना चाहते कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आया हुआ है, समथिंग कुछ ऐसा. बट ये हेल्थ इशू है, हेल्थ से रिलेटेड है, नॉर्मल है, होना ही चाहिए. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा दैट मीन्स आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है. ओके, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे, बेबी बॉर्न नहीं कर पाओगे. ओके, तो इसलिए ये अच्छी बात है ना. दूसरी चीज़, मेनोपॉज भी एक वर्ड है जो कि फीमेल से रिलेटेड है. यहाँ पे क्या होता है ना कि एट द एज ऑफ 50 to 55, 50 से 55 साल की एज में किसी भी फीमेल की बॉडी में मेनोपॉज आ जाता है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आप ही स्टॉप हो जाता है. ओके, और इसी को कहते हैं मेनोपॉज हो जाना, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि बर्थ से पहले ही जितने भी एग्स होते हैं वो फॉर्म हो चुके होते हैं, है ना, बस अरेस्टेड कंडीशन में होते हैं, मेच्योर धीरे धीरे होते हैं प्यूबर्टी के बाद. ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 50 से 55 साल तक के बाद से एग्स जो है वो मेच्योर होना बंद हो जाते हैं, रिलीज होना बंद हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा. और आप खुद बताओ कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, एग्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, मेच्योर नहीं हो रहे हैं, तो कभी भी वो वुमेन प्रेग्नेंट हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी. मतलब कि हार्डली 50 से 55 साल के बाद से वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती है. बट मेल में ऐसा नहीं होता है. मेल में प्यूबर्टी के बाद से लाइफ टाइम, जब तक कि मेल की डेथ नहीं होती है तब तक वो स्पर्म रिलीज कर सकता है. ठीक है, नाउ ये तो बात मैंने आपको बताई ही है. मेच्योरेशन ऑफ एग सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद से 14th डे ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि एग रिलीज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, एंड उसके बाद से एग वेट करता है स्पर्म का, बट स्पर्म नहीं आता है अगर 20 डे तक, तो फिर ब्लड वेसल जो है वो डिग्रेडेड होने लग जाते हैं और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, 28 डे पे. इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा साइकिल बना रखा है 28 दिनों का. ओके, स्टार्टिंग का जो 5 दिन होता है ना इसको कहते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन.
ओके यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब ब्लीडिंग होती है, आप ऐसे कह सकते हो 5 दिनों तक। अच्छा सुनो, यहाँ पे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी की हेल्थ पे डिपेंड करता है। किसी किसी वुमेन में 3 दिन का ही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ये पूरा है ना मेंस्ट्रुएशन, और किसी किसी में 7 दिन 8 दिन तक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 5 दिन लेके चलना चाहिए। ओके, उसके बाद से यहाँ पे 14th डे जो है वो ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है। दिमाग लगाने वाली चीज़ ये है कि 5 दिनों तक तो कोई चांस नहीं है प्रेगनेंसी का। ओके, क्योंकि 5 दिन के बाद से ही जो है दूसरे वाले जो ओवरी है उसमें एग जो है वो मेच्योर होना स्टार्ट होगा। 5 दिन के बाद ही एग मेच्योर होना स्टार्ट होगा। ओके, यानी कि छठा दिन, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 4 दिन जो है सेफ पीरियड माना जाता है। यानी कि अगर कोई कपल इंटरकोर्स करता है तो वहाँ पे एग तो अभी तो ओवरी में ही है ना, एग तो मेच्योर हो रहा है, फिलोपियन ट्यूब में तो आया ही नहीं है एग, तो मतलब कि नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 दिन तक। ओके, उसके बाद से जब भी 11, 12, 13 आप बात करोगे तो यहाँ तक तो भाई ओवुलेशन नहीं हुआ है, यहाँ तक ओवुलेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कॉपुलेशन होता है, इंटरकोर्स होता है, तो स्पर्म जो है वो वेजाइना में रह सकता है, प्रेजेंट रह सकता है। स्पर्म कितने दिनों तक प्रेजेंट रह सकता है? 4 से 5 दिन तक। ठीक है, वेजाइना के अंदर स्पर्म 4 से 5 दिन तक अलाइव रह सकता है। चांसेस कम होते हैं बच्चे, 24 घंटा बहुत हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि 4 से 5 दिन तक स्पर्म जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, अब आप समझो कि अगर मान लो कि यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट है और 14th डे ओव्यूलेशन हो गया, तो यानी कि एग रिलीज हो जाएगा फिलोपियन ट्यूब में, स्पर्म तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? मीटिंग हो जाएगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब कि प्रेगनेंसी आ जाएगी। ओके, चलो उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा कि 15, 16, 17, 18 तक ही मैंने लिया है, तो यहाँ इस पीरियड में क्या होगा कि अगर इस पीरियड में स्पर्म आता है, कॉपुलेशन होता है, स्पर्म आता है, तो अभी क्या है कि एक तो रिलीज हो चुका है ना, 14 डे तो एक रिलीज हो चुका है। अब अगर स्पर्म आता है तो फटाफट से मीटिंग होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से प्रेगनेंसी आ जाएगी। ओके, बट आफ्टर 18 या 20 डे आप कह लो, वेरिएबल पीरियड्स होते हैं बच्चे, आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स मिल जाएंगे। ओके, मैंने ऑन एन एवरेज यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप 18 या 20 डे कह सकते हो। इसके बाद से क्या होता है ना कि यूटराइन ब्लड वेसल्स, जो यूटरस के ब्लड वेसल्स थे, जो कि एकदम तैयार थे कि मेरे को तो फर्टिलाइजेशन होगा ही, इम्प्लांटेशन होगा ही, बेबी को तो कैरी करना ही है। ओके, हम तो आता नहीं है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो ब्लड्स जो है वो फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उनको फॉल डाउन होने में कम से कम तो 1 सप्ताह लग जाता है, 1 वीक लग जाता है, एंड उसके बाद से 28 दिनों तक पूरा का पूरा ब्लड वेसल जो है वो टूट जाता है, रप्चर हो जाता है, और 28वां दिन जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग फर्स्ट डे काउंट करने लग जाते हैं मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, और 5 दिन तक जो है मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होती है, और उसी मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि जितने भी म्यूकस होते हैं या फिर ब्लड होता है, थक्का वाला ब्लड है ना, डार्क होता है बहुत ज़्यादा, और आपका जो वो एग होता है वो उसी के थ्रू बाहर आ जाता है बॉडी के। ठीक है, वो ब्लड जो होता है वो गंदा ब्लड होता है। ओके, इस वजह से उस ब्लड को बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, आई मीन विजाइना के पास ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। सैनिटरी पैड्स वगैरह आप यूज़ करते हो, अपने पैडमैन तो देखा ही है अक्षय कुमार का, नहीं देखा तो आप एटलीस्ट देख लो। ओके, तो वहाँ पे साफ़ सुथरा कपड़ा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड बहुत गंदा होता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के हेल्थ को इफेक्ट पड़ सकता है ना, कैंसर, वेजाइनल कैंसर वगैरह होने के, या फिर सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो आपको पर डे 2-3 बार तो पैड एटलीस्ट चेंज करना ही चाहिए, एटलीस्ट मैं बात कर रही हूँ, वैसे आप 4-5 घंटे के बाद से चेंज करते हो तो काफ़ी बेटर होगा। ओके, आपके हेल्थ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, पहले तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा है। अब बात आती है कि सेफ पीरियड कौन सा है ना। अगर मान लीजिए कोई कपल है वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता है ना, तो फिर सेफ पीरियड क्या होगा? तो मेंस्ट्रुएशन के 4 दिन तक, ठीक है, ये सेफ पीरियड माना जाता है, एंड मेंस्ट्रुएशन के पहले 4 दिन तक, 4 या 5 दिन तक आप कह सकते हो, 1 वीक ले लो ना, सबसे बढ़िया रहेगा 1 वीक। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन के बाद 1 वीक एंड मेंस्ट्रुएशन से पहले का जो 1 वीक होता है वो सेफ पीरियड माना जाता है, प्रेगनेंसी नहीं होता है इस टाइम पे। बट यहाँ पे 14th डे के आसपास जो है ना, ये 10 दिन का जो गैपिंग है, इसको कहा जाता है फर्टाइल डे। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल डे मैंने लिख भी दिया है।
राइट। एंड अगर आप 14th डे करते हो कॉपुलेशन तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी मैक्सिमम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, है ना। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है स्पर्म अच्छा ना हो, स्ट्रांग ना हो, है ना। तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट करके 14th डे कौन सा होगा, एंड उस कंडीशन में आपको बताया जाता है कि आप इसी दिन कॉपुलेशन करो तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। ओके। तो कभी भी फैमिली प्लानिंग करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे कि हर चीज़ में प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ओके, पहले की तरह नहीं कि क्रिकेट टीम पूरा खड़ा हो गया, है ना। बच्चे का पालन पोषण भी करना होता है, आपको पता है, आप इतने मेच्योर तो हो ही चुके हो, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आज के ज़माने में पूरा का पूरा प्लानिंग करना पड़ता है, डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करके ही प्रेगनेंसी करनी चाहिए। ओके। सो नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम ओवुलेशन, अगर कोई पूछे कि ओवुलेशन क्या होता है तो क्या डेफिनेशन बताएंगे। तो देखो, इट अकर्स ऑन 14th डे, ओवुलेशन 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ओवम इनटू द फिलोपियन ट्यूब। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एग जो है वो रिलीज होता है फिलोपियन ट्यूब में। बस इतनी सी बात थी। एक और डेफिनेशन मैंने बता रखा है फर्टिलाइजेशन का। हालांकि आपको फर्टिलाइजेशन पता है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है द फ्यूजन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे क्या करेंगे, स्पर्म कर देंगे, या फिर मेल गैमेट भी आप लिख सकते हो, एंड एग इन फिलोपियन ट्यूब टू प्रोड्यूस द जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये सब सारी बातें तो आई थिंक आपको अभी तक याद हो भी चुकी होंगी। मैं स्टार्टिंग से, मैंने जब फ्लावर वगैरह पढ़ाया था तभी भी मैं ये सब बताते आ रही हूँ, है ना। ओके। अब देखो, व्हेन द एग इज फर्टिलाइज्ड, तब क्या होगा, जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो न्यूबॉर्न बेबी कैसे पैदा होगा, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत वहाँ पे बातें की थी ना, स्टेप्स की बातें की थी, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे, व्हेन द एग इज फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, द जाइगोट इज फॉर्म विच इज डिप्लॉयड। तो जाइगोट फॉर्म होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताने वाली बच्चे, क्योंकि मैंने आपको बहुत बारी बताया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ओके। सो हम लोग आगे मूव करते हैं। नाउ जाइगोट कंटिन्यूअसली डिवाइडेड टू फॉर्म 32 सेल स्टेज। क्या होता है ना कि ये जाइगोट है, सिंगल सेल है, इसमें डिवीजन होता है तो ये 2 सेल बन जाता है, और डिवीजन होता है तो 4 सेल बन जाता है, और डिवीजन होता है तो 8 सेल बनता है, और डिवीजन होता है तो 16 सेल बनता है, उसके बाद से डिवीजन होता है तो 32 सेल बनता है, एंड 32 के बाद से ये अनलिमिटेड डिवाइड होता रहता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। नाउ जब 3 मंथ का हो जाता है हमारा बेबी, तो उसको कहते हैं एम्ब्रायो, राइट। एम्ब्रायो गेट डेवलप्ड टू फॉर्म अ फिटस, और एम्ब्रायो के बाद से क्या होता है, क्या बनता है, फिटस बनता है। और डिलीवरी किसका होता है, फिटस का ही होता है, या फिर आप इसको न्यूबॉर्न बेबी भी कह सकते हो। ओके। यानी कि फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं बाबू, अगर कोई आपसे पूछे कि फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोला जाता है, तो हम बोलेंगे जाइगोट कहा जाता है, जो कि सिंगल सेल होता है। जाइगोट के बाद से क्या बनता है, एम्ब्रायो, जो कि 3 मंथ तक के को कहते हैं, राइट। एंड एम्ब्रायो के बाद से क्या होता है, फिटस होता है। डिलीवरी किसकी होती है, फिटस की ही होती है। अब यहाँ पे देखो बच्चे, आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद से सबसे पहला ऑर्गन फॉर्म होता है फिटस में, जिसको कि कहते हैं हार्ट। ठीक है ना। ये हार्ट जो है वो पंप करना स्टार्ट कर देता है, ब्लड कब पंप करना स्टार्ट कर देता है, तो 1 मंथ में। ओके। नाउ पार्चुरेशन क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है। जब बेबी 9 मंथ के बाद से बेबी का डिलीवरी होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। बहुत सारे इसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, राइट। लैक्टेशन क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ मिल्क। देखो, कभी भी फीमेल ब्रेस्ट को मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। ओके। तो फीमेल मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क का सिक्रीशन होता है वो बेबी के बॉर्न होने के बाद ही स्टार्ट होता है, बेबी के बॉर्न होने से पहले नहीं होता है, क्योंकि ये हार्मोनल कंट्रोल होता है। हार्मोन्स की वजह से ही मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं एंड मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट करते हैं। ओके। एंड दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मेल की बॉडी में भी मेमोरी ग्लैंड होता है, क्योंकि जितने भी मैमल्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड की वजह से ही नाम पड़ा है मैमल्स। तो जितने भी मैमल्स होते हैं, आपने 9th क्लास में डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ा था, उनमें मेमोरी ग्लैंड होते हैं। बट क्या है ना कि ह्यूमन के जो मेल होते हैं ना, उसमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड जो है वो सप्रेस्ड होता है, और फीमेल में एक्सप्रेस्ड होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी तो फीमेल में होती है, तो मिल्क तो फीड कराना फीमेल को होता है, इस वजह से मेमोरी ग्लैंड जो है एक्टिव होता है फीमेल में।
टू फीड द न्यूबॉर्न बेबी इज कॉल्ड लैक्टेशन। इसके वजह से लैक्टेशन की कुछ खास बातें हैं जो कि मैंने सोचा आपको बता दूं। एनसीईआरटी में तो है नहीं बट फिर भी, द लैक्टेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल्स एंड ऑन अराउंड 6 मंथ। 6 मंथ के आसपास तक लैक्टेशन पीरियड होता है फीमेल्स में आफ्टर डिलीवरी। टिल दिस पीरियड नो ओवम गेट मेच्योर्ड। हाँ, ये जानने वाली बातें हैं कि जब तक लैक्टेशन हो रहा है, यानी कि मदर जब तक बच्चे को मिल्क फीड करा रही हैं, तब तक ओवरी में एग जो है वो मेच्योर नहीं होगा। और जब एग ही मेच्योर नहीं होगा तो ऑब्वियसली ओव्यूलेशन नहीं होगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। ओके, यानी कि बेबी के बॉर्न होने के 6 महीने बाद तक, जब तक कि लैक्टेशन पीरियड चल रहा है मदर का, तब तक जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है। ओके, नाउ द मदर मिल्क इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। इसको आप लोग गाय का जब हम लोग दूध पीते हैं तो गाय का जो बच्चा होता है उसके बाद से उसका जो होता है ना दूध कितना गाढ़ा होता है ना, गाढ़ा पीला दूध होता है, उसी को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो मदर मिल्क को भी कोलेस्ट्रम ही कहते हैं। आपको पता है मदर मिल्क जो होता है ना उसको सिर्फ बेबी ही पचा सकता है, क्योंकि बेबी के बॉडी में उस टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, है ना। हम लोग अगर मदर का मिल्क पियेंगे ना तो वो पच ही नहीं पाएगा, डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि हमारे बॉडी में उस टाइप का एंजाइम है ही नहीं। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि एक बेबी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ओके, सो प्लासेंटा क्या होता है, इसके बारे में बहुत बारी एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। तो ये एक पैसेज होता है जो कि कनेक्ट करता है बेबी को उसकी मदर से। इट प्रोवाइड द वे टू ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट्स। इसी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होते हैं मदर से बेबी में, एंड द वेस्ट मटेरियल, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल किधर से किधर, तो बेबी से मदर में। ओके, फ्रॉम मदर टू बेबी एंड बेबी टू मदर रेस्पेक्टिवली। ओके, सो प्लासेंटा जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है कि जब भी बेबी का बर्थ होता है तो उस प्लासेंटा को कट कर दिया जाता है, ठीक है, तो कनेक्शन खत्म हो जाता है। और उस टाइम तक 9 मंथ में तो पूरा का पूरा बेबी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे खासे से फंक्शनल हो जाता है ना, सांस ले सकता है, वो मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सकता है, किडनी फंक्शन करने लग जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करने लग जाता है। तो प्लासेंटा को काट करके हटा दिया जाता है। ओके, नाउ इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो व्हेन फर्टिलाइज्ड एग गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। देखो ये मैंने हल्का सा ले लिया है पीछे वाला, है ना, बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इम्प्लांटेशन क्या होता है मैम, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं बता दूँ। ओके, तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जब भी फर्टिलाइज्ड एग जो है, जो स्पर्म जिसको कि फर्टिलाइज कर चुका है, यानी कि जाइगोट आप कह सकते हो, वो ब्लड वेसल, यूटेरस का जो ब्लड वेसल होता है उसमें जाके एम्बेडेड हो जाता है, तो उसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, हमेशा यूटेरस में होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीवियस वाला पोर्शन जो कि रह गया था, उसको मैंने बता दिया। ओके, एक खास बात है, आपने हिट स्टोरी देखी है क्या मूवी, हिट स्टोरी 1, उसमें दिखाया हुआ है कि यूट्रस जो है उस फीमेल का निकाल दिया जाता है। ओके, तो यूट्रस निकाल देने से आप बताओ कभी भी बेबी हो पाएगा क्या, बेबी बॉर्न हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा बच्चे। ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि यूट्राइन कैंसर की वजह से भी जो है मदर जो होती हैं 40, 45, 50 की एज में यूट्रस को निकलवा देती हैं। हालांकि यूट्रस को नहीं निकलवाना चाहिए, कोशिश तो यही होनी चाहिए, क्योंकि यूट्रस को निकाल देने से क्या होता है ना कि बॉडी में बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां आ जाती हैं, बॉडी बहुत वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, एंड अदर बीमारियां होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से यूट्रस नहीं निकलवाना चाहिए। अच्छा बच्चे, यूट्रस निकलने से आप बताना जरा सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा कि नहीं बच्चे, इसका आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे को बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड आता कहाँ से है, तो इसी यूट्रस के जो वाल्स जो होते हैं जिसमें कि ब्लड जो है प्रिपरेशन करता है ना इम्प्लांटेशन के लिए, बट इम्प्लांटेशन तो होता नहीं है क्योंकि स्पर्म पहुंच नहीं पाता है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो ब्लड वेसल जो होते हैं वो 20 डे के बाद से रप्चर होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड ये जो ब्लड वेसल से रप्चर होंगे तो यही विजाइना के थ्रू बाहर आएंगे एज ब्लीडिंग। ओके, तो जब यूट्रस ही नहीं है तो ब्लड वेसल्स नहीं है, जब ब्लड वेसल ही नहीं है तो भाई रप्चर किसका होगा, तो ब्लड आएगा कहाँ से, इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होता है। ओके, तो ये हुई पूरी की पूरी फीमेल रिप्रोडक्शन की बात। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चे,
यहाँ पे होता क्या है कि जब भी कॉपुलेशन होता है तो स्पर्म वेजाना के थ्रू अंदर आता है, राइट, थ्रू पेनिस। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो अंदर आते हैं, ओके। लेकिन ये वेजाना जो होता है ना एसिडिक मीडियम होता है, वेजाना के पास एसिडिक मीडियम होता है, और उसकी वजह से जितने भी स्पर्म होते हैं उसमें मैक्सिमम जो है यहीं पे डेथ हो जाती है स्पर्म की, ओके। बहुत कम ही बचते हैं। अब जो बच जाते हैं वो और ऊपर तक जाते हैं, सर्विक्स से एंटर करते 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 कहाँ जाते हैं, यूट्रस में जाते हैं, एंड यूट्रस से ट्रेवल करते करते ये फिलोपियन ट्यूब में जाते हैं। तो कुछ तो इस वाले फिलोपियन ट्यूब में जाएंगे एंड कुछ इस वाले फिलोपियन ट्यूब में जाएंगे, बट दोनों में से तो एक ही के पास है ना, एक ओवरी से एक टाइम में एक ही एग रिलीज होता है। तो हो सकता है एग इधर से रिलीज हो सकता है एग इधर से रिलीज हो। तो जो स्पर्म जो है सही वाले फिलोपियन ट्यूब में गया वो तो ठीक है, जो दूसरे वाले में चला गया वो तो वैसे ही साफ हो गया, है ना। अब देखो, अब फिलोपियन ट्यूब में भी बहुत सारे सीलिया होते हैं, तो बहुत सारे स्पर्म्स तो सीलिया में ही उलझ के रह जाते हैं, है ना। जो बच जाते हैं वो आगे आते हैं, एंड यहाँ पे कहीं एग जो है वो मिल जाता है अगर लक बाई चांस, तो उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के केस में भी क्या है ना कि यहाँ पे मान लो एग है, ओके। तो एग में भी बहुत सारे कवरिंग्स होते हैं, 3-4 कवरिंग्स होते हैं जो कि आपको 12th में पढ़ना है, ओके। तो यहाँ पे स्पर्म जो है वो आता है ना, तो स्पर्म को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको होल्ड करने में, ओके। इनके कवरिंग्स को होल करके अंदर आने में और न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करने में, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स जो होते हैं जो बचे हुए होते हैं वो मेहनत करते हैं यहाँ पे होल करने का, बट जो सबसे पहले ये काम कर पाता है वही स्पर्म अंदर आता है, एग को फर्टिलाइज करता है। एंड आपका क्वेश्चन है कि मैम अगर उसके साथ साथ कोई दूसरा स्पर्म एक ही टाइम में होल कर दिया तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, 1 सेकंड का तो फर्क होगा ही बच्चे। तो उसी 1 सेकंड में क्या होता है, जैसे ही होल करके न्यूक्लियस के पास पहुंचता है स्पर्म, उसी समय क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है एकदम टाइटली पैक्ड होता है एक अनदर कवरिंग से, ये एग जो है टाइटली पैक्ड हो जाता है फॉर एवर। उसके बाद से इस एग का जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ये एग ऑलरेडी फर्टिलाइज हो चुका है, ओके। तो कितने भी स्पर्म्स आ जाए ये एग जो है अब फर्टिलाइज तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक बार फर्टिलाइज हो चुका है, बहुत हार्ड मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर से आ जाती है, ओके। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आपको क्या लगता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इतना आसान होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है बच्चे, एकदम लक बाई चांस होता है फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने कॉपुलेशन किया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्पर्म को, ओके। और उसके लिए स्पर्म की मोटिलिटी है कि नहीं है, स्पर्म उतना स्ट्रांग है कि नहीं है, एसिडिक वेजाइना के एसिडिक इन्वायरमेंट को वो सह सकता है कि नहीं सह सकता है, ओके। तो ये सारी की सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए। उसी तरीके से फीमेल में भी क्या है कि आपका यूट्रस सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपका ओवरी से एक जो है वो मेच्योर होकर रिलीज अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके फिलोपियन ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, बहुत बारी फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होने की वजह से भी स्पर्म नहीं पहुंच पाता है। इस तरीके के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत सारी खामियां होती हैं, ओके। अच्छा, पता है आपको पुराने के समय में क्या होता था, पुराने ज़माने के समय में जब शादियाँ होती थी ना, तो वहाँ पे कहा जाता था कि पहले पता करो कि जो फीमेल है वो मेंस्ट्रुएशन होती है कि नहीं होती है, ओके। तो मैक्सिमम फीमेल्स तो होती हैं, बट बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो नहीं भी होती है मेंस्ट्रुएशन, ओके। तो या फिर होती हैं तो इरेगुलर होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि पहले चेक किया जाता था कि मेंस्ट्रुएशन होती हैं कि नहीं होती हैं, तभी शादियाँ हुआ करती थी, ओके। बट आज तो ये सारी की सारी बातें हैं नहीं, है ना। तो आज तो सब कुछ नॉर्मल है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल सिस्टम इंपॉर्टेंट था, बट मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, ओके। क्योंकि उसमें जो है ना आपके नॉलेज की बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आपको जाननी चाहिए बट आपको पता नहीं होती हैं, राइट। तो इसके बारे में हम लोग अगले वाले लेसन में बात करेंगे, राइट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर करके रखो। बाय बाय, थैंक यू।